तो तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोग सीरीज पैरेलल सर्किट में आर इक्विवेलेंट निकालना सीख रहे थे। ठीक, तो तीन इस तरीके ये आपके क्वेश्चन थे पिछले तीन। अब चौथा सर्किट डायग्राम देखेंगे जहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन होगा, उसमें हमको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो इस फिगर में देख रहे हैं हमारे पास सर्किट में कितने रेजिस्टेंस हैं। टोटल 3 रेजिस्टेंस है, 3 ओम के, 4 ओम के और 5 ओम के। और जो ए बी टर्मिनल है वो टर्मिनल कहाँ पे है सर्किट के अंदर? बीच में, सर्किट के बीच में। क्लियर है? सर्किट के बीच में है। तो हमने आपको बताया था आर इक्विवेलेंट निकालने का बहुत सिंपल फंडा है। आपको बस ये समझना है कि जो ए बी टर्मिनल को जो क्वेश्चन के अंदर या जो सर्किट के अंदर दो टर्मिनल दिए होते हैं, तो अगर उस सर्किट के अंदर अगर हमको कहीं से सप्लाई प्रोवाइड करना होता है तो उसी दो टर्मिनल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो जब सप्लाई प्रोवाइड होता है तो वहाँ से करंट फ्लो होता है, तो एक टर्मिनल से चलता है और दूसरे टर्मिनल तक पहुँचता है। ठीक, तो ये वही उसी का हमको क्या करना है, हेल्प लेना है। तो उसी का हेल्प लेंगे, मतलब अगर ये टर्मिनल से आई करंट फ्लो करेंगे तो बी तक पहुंचना चाहिए, और बी से अगर फ्लो कराएंगे तो ए तक पहुंचना चाहिए। क्लियर है? तो ए से फ्लो कराए तो ब्रेक हो गया कहाँ पे? 2 में और 3 में। ठीक है, तो जो 3 वाला करंट पास हो रहा है जो एज I1 है, और जो 2 में पास हो रहा है वो एज I2 है। जो 3 में एज I1 पास हो रहा है वो 3 ओम को पास करते हुए एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ पे बी कनेक्ट है। क्लियर है? जहाँ पे बी टर्मिनल कनेक्ट है। तो 3 ओम में पास करने वाला जो करंट I1 है 3 ओम को पास करते हुए एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ पे बी टर्मिनल कनेक्ट है। लेकिन जो 2 ओम में पास करने वाला करंट है वो 2 ओम में पास होने के साथ साथ वो आगे बढ़ते हुए 4 ओम में भी पास करेगा। तो जब 2 ओम में पास करने के साथ साथ 4 ओम में भी पास करेगा, तो उसके बाद 4 ओम में पास करने के बाद एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा जो बी टर्मिनल से, बी पॉइंट वाले टर्मिनल से, मतलब बी टर्मिनल वाला भी उसी पॉइंट से कनेक्ट है। ठीक, तो इस तरीके से देख क्या रहे हैं हम सर्किट के अंदर। तो हमने आपको बताया करंट बेस की प्रॉपर करंट पे जो आपका सीरीज पैरेलल प्रॉपर्टी था, करंट बेस पे क्या बताया था, अगर किन्हीं दो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करने वाला करंट की वैल्यू सेम होगा तो उसको सीरीज कहते हैं। और सीरीज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मैथमेटिकल प्लस सिंबल से। और अगर किन्हीं दो रेजिस्टेंस में करंट क्या हो, सेम ना फ्लो होकर करके डिवाइड होकर के फ्लो करे तो वो रेजिस्टेंस क्या होते हैं? पैरेलल। मतलब पैरेलल का क्या सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल क्या है? पैरेलल साइन। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो आर इक्विवेलेंट लिखते हैं हम लोग, तो वो आर इक्विवेलेंट क्या कह रहा था? सर्किट के उन्हीं दो टर्मिनल के बीच का आर इक्विवेलेंट। तो उसको हम आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं या आर ए भी लिख सकते हैं। तो 2 और 4 में करंट सेम है, यानी कि वो सीरीज में है तो सीरीज के लिए प्लस साइन लगा दिया है। तो 2 + 4। तो हमने आपको ये भी बताया था जैसे ही आपको दो रेजिस्टेंस का रिलेशन पता चले आपको एक ब्रैकेट लगा देना है। ठीक, अब उन दोनों का जो वैल्यू, उन दोनों से जो वैल्यू आएगा उसका तीसरे से क्या रिलेशन है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको दिख रहा है कि जो 2 में पास कर रहा है करंट और जो 3 में पास कर रहा है वो दोनों में डिफरेंट करंट है और डिवाइड होकर के फ्लो कर रहा है। ठीक, डिफरेंट है और डिवाइड होकर के फ्लो कर रहा है, इसलिए वो 2 + 4 से जो वैल्यू आएगी वो 3 के साथ पैरेलल में होगा। तो अब पैरेलल का रिप्रेजेंटेशन आपको बताया गया, मैथमेटिकल पैरेलल साइन। दो लाइन पैरेलली ड्रॉ कर देते हैं तो हो जाएगा पैरेलल टू 3, यानी कि टोटली क्या लिखेंगे? 3 पैरेलल 2 + 4। ठीक, आगे बढ़ें। सॉरी, मैं क्वेश्चन 5 का बता दिया, वो उधर 4 में हम लोग देख रहे थे। अच्छा चलिए, क्वेश्चन 5 हो गया, 4 वाला देखते हैं। 4 वाला छूट गया। तो 4 वाला हम लोग देख रहे थे, जब ए टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। किसमें? 3 और 4 में। 3 और 4 में ब्रेक हो जाएगा। तो जो 3 में पास कर रहा है वो एज I2 और जो 4 में पास कर रहा है वो एज I1 है। तो जो 3 में पास कर रहा है वो एज I2 पास करते हुए कहाँ तक पहुँचेगा? कैसे पॉइंट पे पहुँचेगा? जहाँ पे बी टर्मिनल कनेक्ट है। और इसी तरीके से जो 4 में पास कर रहा है वो वैल्यू कौन सी है? I1। तो 4 को पास करने के बाद वो आगे बढ़ते हुए 5 में भी पास करेगा। तो जो 5 में पास करेगा वो करंट, तो पास करने के बाद एक ऐसे पॉइंट पे करने पहुंचेगा जहाँ पे बी टर्मिनल कनेक्ट है। तो जहाँ पे बी टर्मिनल कनेक्ट हो वहीं पे करंट का फ्लो रोक देंगे। समझ में आ रहा बात? जहाँ पे सेकंड टर्मिनल कनेक्ट, कभी भी जब आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे
मतलब आर इक्विवेलेंट को चेक करने के लिए कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है। तो जब एक टर्मिनल से चलेंगे और दूसरे टर्मिनल तक पहुँचाने उस करंट को पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिस पॉइंट से भी वो सेकंड टर्मिनल कनेक्ट होगा वहीं पर करंट को रोक देंगे, आगे उसका फ्लो नहीं करेंगे। ठीक, मतलब उसको फर्दर डिवाइड या आगे उसको नहीं बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से देखेंगे हम कि 4 और 5 में फ्लो करने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है, सेम। ठीक, तो 4 + 5 हो जाएगा, और जो करंट 4 में पास हो रहा है वही करंट 3 में भी पास हो रहा है, जो 4 में पास हो रहा है वही 3 में भी पास हो रहा है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 4 + 5 पैरेलल टू 3। तो +5 पैरेलल टू 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 2.25 एम्पीयर करीब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या है कि टोटल कितने रेजिस्टेंस है, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 का रेजिस्टेंस है। अब वो एक्स वाई टर्मिनल के बीच में कनेक्ट है और हमको इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पे जो टर्मिनल है वो एक्स वाई के नाम से, यानी कि जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई टर्मिनल, उसको हम आर एक्स वाई भी कह सकते हैं। तो हमने क्या बताया, सर्किट के अंदर जो दो टर्मिनल दिए होते हैं जिसके बीच का आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो हमको ये सपोज करके चलना है कि अगर उस सर्किट के अंदर हमको सप्लाई देना होगा तो उसी दो टर्मिनल के थ्रू ये दे सकते हैं। यानी कि अगर करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया तो एक्स से स्टार्ट हो गया तो वाई से स्टार्ट होगा, एक्स से स्टार्ट होगा तो वाई तक पहुँचने की कोशिश करेगा, वाई से स्टार्ट होगा तो एक्स तक पहुँचने की कोशिश करेगा। ठीक, अब आपको ये भी ध्यान देना है कि जब वो टर्मिनल जिस भी पॉइंट से कनेक्ट है, अगर उस पॉइंट तक करंट पहुँच गया, यानी कि करंट सेकंड टर्मिनल तक पहुंच गए। में बात जानेंगे, आगे बढ़ा जाए। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक्स से करंट चल रहा है, डिवाइड कहाँ हो गया, तो यहाँ पे हमने एक्स से फ्लो कराया तो कहाँ डिवाइड हो जाएगा, एक 4 में और एक 5 में। ठीक, तो जो 5 में करंट जा रहा है वो एज I1 जा रहा है, जो 4 में जा रहा है वो एज I2 जा रहा है। तो 5 में करंट पास करने के बाद एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच रहा है जहाँ से वाई टर्मिनल कनेक्ट है, यानी कि अब उस करंट का फर्दर फ्लो आगे नहीं बढ़ाएंगे, वहीं पे उसको रोक देंगे क्योंकि वाई तक वो पहुँच गया, क्योंकि उस पॉइंट से वाई टर्मिनल कनेक्ट। अब I2 क्या हो रहा है, I2 4 में पास करने के बाद एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच रहा है कि वो फर्दर ब्रेक हो रहा है। समझ में आ रहा है, I2 4 को पास करने में एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच रहा है कि फर्दर ब्रेक हो रहा है। वो एक 2 ओम में जा रहा है, एक 3 ओम में, जो 3 ओम में जा रहा है वो आएगा I3 है, जो 2 ओम में जा रहा है वो आएगा I4। क्लियर है, आगे बढ़े। तो जो 3 ओम में जा रहा है वो आएगा I3 है, और जो 2 ओम में जा रहा है वो आएगा I4 है। तो 2 ओम में जाने वाला करंट I4 2 ओम को पास करने के बाद फर्दर आगे बढ़ते हुए एक रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा जिसकी वैल्यू 1 ओम है। 1 ओम में पास करने के बाद वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेगा जहां I3 पहुंच रहा है, वो I3 के साथ जुड़ करके फिर से I2 बन करके वापस चला जाएगा। अब हमने आपको बताया था कि जब किसी सर्किट का इक्विवेलेंट निकालते हैं अगर टर्मिनल वन साइडेड है, टर्मिनल क्या हो, वन साइडेड, या तो पूरी तरीके से दोनों टर्मिनल लेफ्ट में हो, या तो पूरी तरीके से दोनों टर्मिनल राइट में हो, या तो पूरी तरीके से दोनों टर्मिनल ऊपर की तरफ हो, अपर साइड में हो, या तो पूरी तरीके से दोनों टर्मिनल डाउनवर्ड साइड में हो। तो उस केस में जो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं
वो कैसे करते हैं, सर्किट को रिड्यूस करते हैं और सर्किट को रिड्यूस की जगह करते हैं टर्मिनल के अपोजिट साइड से, यानी कि अभी के केस में एक्स वाई टर्मिनल किधर है, हमारे देखने के अनुसार राइट साइड में है, तो यानी कि सर्किट को रिड्यूस करेंगे लेफ्ट से। तो रिड्यूस करने का मतलब हमने क्या बताया था, अगर सर्किट के अंदर 5 रेजिस्टेंस है तो 4 में बटेंगे, 4 से 3 में बटेंगे, 3 से 2 में और 2 से 1 में। तो वही जो एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा उन दो टर्मिनल के बीच के, तो वही क्या कहलाएगा, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस या आर इक्विवेलेंट। तो देखा जाए कैसे होगा। तो पहले 2 और 1 में सेम करंट पास हो रहा है जिसकी वजह I4 है, तो सेम करंट के मतलब एक्स वाई का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड में पहले 1 और 2 पड़ेगा, तो उनमें तो क्या करंट पास हो रहा है, सेम करंट I4। तो सेम करंट के लिए हमने बताया था क्या होता है, सीरीज, और सीरीज का रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैथमेटिकल प्लस है, इसलिए देखिए क्या लिखें 2 + 1, ठीक, ब्रैकेट लगा हुआ। अब इनसे जो वैल्यू आएगी वो 3 के साथ क्या होगा, इनसे जो वैल्यू आएगी वो 3 के साथ क्या होगा, 3 में I3 जा रहा है और उधर में क्या जा रहा है I4, यानी कि करंट डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक। फिर एक ब्रैकेट लगा दिए, जैसे ही हर दो रेजिस्टेंस के रिलेशन पे एक ब्रैकेट लगा देंगे, फिर इनसे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा 4 के साथ, तो 4 के साथ क्या होगा, इनसे एक वैल्यू आएगी, वो आगे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगा, 4 में सेम करंट जाएगा जो इन कम्बिनेशन में जाएगा, तो वो हम साथ 4 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। और इनसे पूरे से जो वैल्यू आएगी 1 2 3 4 से, ठीक, तो एक रेजिस्टेंस होगा और उधर 4 की तरफ जाने वाला करंट क्या है I2 और 5 में की तरफ जाने वाला करंट क्या है I1, यानी कि डिफरेंट है, जब डिफरेंट है तो 5 इस कम्बिनेशन के पैरेलल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 2.6 ओम, 2.6 ओम। इसी तरीके से फिगर नंबर 7, फिगर नंबर 8 देखिए, उसका इक्विवेलेंट आप खुद से समझिए, ठीक, फिर आपको आगे बताया जा रहा है।
तो हमने आपसे कहा था 7वां और 8वां देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि सर्किट के अंदर कितने रेजिस्टेंस हैं। 1 2 3 4 5 5 मतलब 5 रेजिस्टेंस है। 1 2 3 4 5 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक्स टर्मिनल कहाँ पे है, ये राइट मोस्ट अपर साइड में और वाई टर्मिनल किधर है, लेफ्ट मोस्ट लोअर साइड में। अब हमको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है एक्स वाई टर्मिनल। फिर वही चीज़ एक्स वाई टर्मिनल को आपको ये सब कुछ करने चलना है कि उस सर्किट में अगर आप सप्लाई दे सकते हैं तो एक्स वाई टर्मिनल के बीच से दे सकते हैं। तो जब एक्स वाई टर्मिनल के बीच से हम सप्लाई देंगे तो करंट अगर एक्स से फ्लो करेगा तो वाई तक पहुँचेगा, वाई से फ्लो करेगा तो एक्स तक पहुँचेगा। ठीक, तो करंट का फ्लो देख रहे हैं, एक्स से स्टार्ट हुआ है, एक्स से स्टार्ट होकर के पहले डिवाइड हो गया 4 में आ जाए आई 1 और 5 में डिवाइड हो गया आई 2। ठीक, आई 2 कहाँ पहुँच रहा है, एक नीचे वाले पॉइंट पे, 3 के नीचे वाले पॉइंट पे। आई 1 कहाँ तक पहुँच रहा है, आई 1 पहुँच रहा है 3 के ऊपर वाले पॉइंट पे। उस पॉइंट पे पहुँचने के बाद क्या हो जाएगा, आई 1 फर्दर डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, तो जो फर्दर डिवाइड हो जा रहा है तो क्या डिवाइड हो जाएगा, एज आई 4 और एज आई 3। हमको दिख रहा है क्या 2 1 सीरीज में है, इसके बाद 3 किस में दिख रहा है, पैरेलल में है, क्योंकि 2 1 में सेम करंट जा रहा है और 3 में अलग करंट जा रहा है। फिर इनसे जो वैल्यू आएगा वो 4 के साथ सीरीज में जाएगा, फिर उनसे जो वैल्यू होगा 5 के साथ पैरेलल में जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करने पर वो वैल्यू 2.61 आएगी। तो देखिए कुछ फिगर नंबर 6 और फिगर नंबर 7 में क्या डिफरेंस है, उसमें भी 1 2 3 4 5 ओम के रेजिस्टेंस है। ठीक, और इसमें भी 1 2 3 4 5 ओम का रेजिस्टेंस है और सभी का पोजीशन वही है। बस पूरे फिगर में क्या चेंज हुआ, एक्स टर्मिनल का पोजीशन और वाई टर्मिनल, सॉरी एक्स टर्मिनल का पोजीशन भी वही है, बस वाई टर्मिनल का पोजीशन चेंज हुआ। पहले वाई टर्मिनल क्या जाता है राइट मोस्ट लोअर साइड में, अब कहाँ पे है वाई टर्मिनल, फिगर नंबर 7 में लेफ्ट मोस्ट लोअर साइड में। तो देखें जो लोअर साइड वाला जो बेस लाइन है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट नहीं है तो आपको हमने ये चीज़ बता रखा है कि अगर हमारा एक लाइन ड्रॉ है और 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट है और उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको नॉन रेजिस्टिव पाथ बोलते हैं। और जब नॉन रेजिस्टिव पाथ क्या बोलते हैं तो वो दोनों पॉइंट एक सिंगल पॉइंट की तरह काम करते हैं। मतलब वो जो सिंगल पॉइंट होता है उसको हम अगर 2 पॉइंट ए बी है तो हम उस पॉइंट को ए कहें या बी कहें, एक ही बात है। यानी कि नीचे वाले बेस लाइन में अगर कोई एलिमेंट नहीं है हम वाई टर्म में लेफ्ट साइड में जोड़ दें या राइट साइड में जोड़ दें, एक ही बात है। इसलिए आर इक्विवेलेंट दोनों के लिए एक ही लिखा गया है। क्लियर है। अब आप सेम फिगर में क्वेश्चन फिगर नंबर 8 में देखिए, सर्किट डायग्राम वही है। 1 2 3 और 5 उनके रेजिस्टेंस जो है उनका पोजीशन सेम है, बस वाई का पोजीशन फिर इस बार चेंज कर दिया गया है। इस बार वाई कहाँ चला गया, 3 ओम से जुड़े वाले पॉइंट के ऊपर वाई टर्मिनल। ठीक, इसके लिए आप चेक करके बताएं। इसके लिए जब हम चेक करेंगे क्या होगा, एक्स से करंट चलेगा, डिवाइड हो जाएगा किस में, 4 और 5 में। तो जो 4 वाला करंट है वो आ जाए 1 और जो 5 वाला करंट है वो आ जाए 2 है। तो 4 वाला करंट क्या होगा, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया है जिससे वाई टर्मिनल कनेक्ट है। तो हमने आपको बताया जब करंट ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए जिससे सेकंड टर्मिनल कनेक्ट हो तो उसको फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। अब दूसरे वाले करंट को हमको वाई तक पहुंचाना है, तो दूसरा वाला करंट कौन सा है, I2। तो 5 में पास होने के बाद आगे बढ़ेगा
एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा जहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ठीक, तो एक करंट ब्रेक हो जाएगा 3 ओम और दूसरा ब्रेक हो जाएगा 1 ओम की तरह। तो 3 ओम में ब्रेक हो गया जाए I3 और 1 ओम की तरफ ब्रेक हो गया जाए I4। ठीक, तो जो 1 ओम में पास होगा वो आगे बढ़ते हुए फिर 2 ओम में भी पास होगा। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और 2 सीरीज में, तो इसलिए 2+1 लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा दीजिए। इनसे जो वैल्यू आएगा वो 3 के साथ क्या होगा पैरेलल में, इसलिए पैरेलल 2 3 कर दिया गया। इनसे जो वैल्यू आएगा 5 के साथ क्या होगा सीरीज में, इसलिए +5 कर दिया गया, ब्रैकेट लगा दिया। उनसे जो वैल्यू आएगा वो 4 के साथ क्या होगा पैरेलल में, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, 4 लगा पैरेलल 4 लिख दिया गया है। फिगर नंबर 9 देखिए, सेम सर्किट है, 1 2 3 4 5 ओम के रेजिस्टेंस दिए हैं, पोजीशन का सेम है, बस वाइट टाइम में काफ़ी पोजीशन चेंज इस बार लेफ्ट मोस्ट अपर साइड में जोड़ दिया गया है। इसका इक्विवेलेंट देख लेंगे, हम करंट फ्लो करा कर चेक लेंगे। ठीक, फिगर नंबर 9 में देखिए क्या बताया गया। इन दिस केस 3 ओम रेजिस्टेंस करंट फ्लोज फ्रॉम 2 साइड। सो solve this problem, we have another formula, it can not be solved as usual। ठीक, अगर हमारे किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में करंट का फ्लो 2 साइड से होगा, अगर किसी अभी तक देखिए कि जितने भी रजिस्टर हैं उसमें करंट का फ्लो एक ही साइड से, किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में क्या होगा करंट का फ्लो 2 साइड से होगा, तो इस केस में क्या होगा कुछ, अगर किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में करंट का फ्लो 2 साइड यानी कि वो सिंपली सॉल्व नहीं होगा, वो अनदर मेथड से सॉल्व होगा। नेक्स्ट फिगर देखें, नेक्स्ट फिगर में कितने हैं 4 टर्मिनल हैं। ठीक, इसमें 4 टर्मिनल हैं, तो लेकिन क्या है जब भी आपको पूछेगा आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए तो किन्हीं 2 ही टर्मिनल के बारे में पूछेगा। मतलब या तो वो आर ई बी कहेगा, या तो आर बी सी कहेगा, आर सी डी कहेगा, आर डी ए कहेगा, आर पी डी कहेगा, इस तरीके से कहेगा। ठीक, मतलब 4 एक साथ नहीं पूछेगा, तो जैसे 2 टर्मिनल के लिए निकालते थे वो कर लेंगे। ठीक, अब बाकी जो 2 टर्मिनल हैं वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, वो जिन 2 टर्मिनल के बीच में हमारे इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे उनके लिए वो बाकी 2 टर्मिनल किस तरीके से बिहेव करेंगे ओपन सर्किट की तरह। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम ए बी के लिए कैलकुलेट करेंगे आर इक्विवेलेंट, तो सी डी टर्मिनल हमारे लिए ओपन टर्मिनल की तरह बिहेव करेंगे। अगर हम सी डी टर्मिनल के लिए कैलकुलेट करेंगे आर इक्विवेलेंट, तो हमारे लिए ए बी टर्मिनल ओपन टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, और आपको बताया गया था कि ओपन साइड में पड़ने वाला जो रेजिस्टेंस है उसको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते टाइम कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ओपन साइड में करंट का फ्लो नहीं होता है। समझ आ रहा है? ओपन साइड में क्या होता है करंट का फ्लो नहीं होता है। तब तक इसको आप लोग देखिए समझिए, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। 2 मिनट दिया जा रहा है आप लोगों को, देखिए तब तक।
तो देखिए एक के लिए समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोग ट्राई करके समझिएगा। ए बी से अगर हम करंट फ्लो कराएं तो ए से करंट चलेगा 1 ओम में पास होते हुए, फिर वो आगे वाले पॉइंट पे डिवाइड हो जाएगा। तो एज I1 3 ओम में पास हो रहा है, एज I2 4 ओम में पास हो रहा है। फिर I2 बढ़ेगा 4 ओम को पास करते हुए, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि करंट को 5 ओम और 6 ओम में डिवाइड होने, लेकिन जो 6 ओम वाला है वो सी टर्मिनल से जुड़ा, और सी टर्मिनल किस तरीके से बिहेव करेगा, ओपन टर्मिनल की तरह। तो जब ओपन टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा तो ओपन साइड में करंट का फ्लो नहीं होता, यानी कि 6 ओम की तरफ करंट नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा I2 सीधे 5 ओम में चला जाएगा। फिर I2 नीचे जाएगा, फिर एक पॉइंट मिलेगा, एक आपका बी की तरफ मुड़ने वाला साइड होगा, एक डी की तरफ मुड़ने वाला साइड होगा। तो डी टर्मिनल क्या है, मेरा ओपन टर्मिनल है, तो डी टर्मिनल में की तरफ करंट पास नहीं होगा, यानी कि 7 ओम में कोई करंट नहीं, तो पूरा का पूरा I2 बी की तरफ मुड़ जाएगा। और जब बी की तरफ मुड़ेगा तो 3 ओम से ऊपर से I1 आ रहा है और इधर से I2 आ रहा है, वो नीचे वाले पॉइंट पे जुड़ करके I1 करके वापस चला जाएगा। ठीक, अब हमारा ए बी टर्मिनल किधर है, लेफ्ट साइड में, वन साइडेड टर्मिनल की रिस्पेक्ट से देखें तो इसको हम सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे राइट साइड से। तो पहले 4 5 में रिलेशन बताएंगे, तो 4 5 क्या है, सेम करंट है, इसलिए सीरीज में है, इसलिए 4 + 5। इनसे जो वैल्यू आएगा वो 3 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, यानी कि पैरेलल टू 3। फिर इन तीनों से जो वैल्यू आएगा वो 1 के साथ और 2 के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में। इसी तरीके से फिगर नंबर 9 10 है, देख लीजिएगा। तो फिगर नंबर 9 में क्या है, आपका एक सर्किट है जो ए बी पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, करंट फ्लो कराएंगे। अगर ए पॉइंट से ए पॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन ए पॉइंट लेफ्ट वाला है, तो फ्लो कराएंगे तो करंट कहाँ ब्रेक होगा, एक 1 में एक 4 में, तो 1 वाला 2 में जाएगा और 4 वाला 3 में जाएगा। तो 4 1 + 2 और नीचे 4 + 3, और वो आपस में पैरेलल में। ठीक, इसीलिए लिखा है 4 + 3 पैरेलल टू 1 + 2। अब देखें उसी सेम फिगर में क्या है, बीच में एक लाइन ड्रा हो गया है। तो बीच में एक लाइन ड्रा होने से क्या हो जाएगा कि हमने बताया था कि अगर सर्किट के अंदर एक सिंगल लाइन ड्रा है, यानी कि उस पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसको पाथ को नॉन रेजिस्टिव पाथ बोलते हैं। वो जिन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट होता है वो दोनों पॉइंट एक सिंगल पॉइंट की तरह कंसिडर होते हैं। जब सिंगल पॉइंट की तरह कंसिडर होंगे तो पहले करंट चलेगा ए से, ब्रेक हो जाएगा 1 और 4 में, फिर वो दोनों जो ऊपर नीचे दो पॉइंट देख रहे हो सिंगल पॉइंट हो जाएंगे, सिंगल पॉइंट मतलब सेम पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि फिर पॉइंट पे मिल जाएंगे, फिर ब्रेक होंगे। तो पहले 1 पैरेलल 4 प्लस लगा करके 2 पैरेलल 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर लाइन बी से ड्रॉ है, बी से मतलब ए से बी कनेक्ट है, तो ए बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ए बी पॉइंट वो सिंगल लाइन एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा। जब सिंगल पॉइंट हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम ए भी कह सकते हैं और बी भी कह सकते हैं। और ऐसे पाथ को हमने बताया था नॉन रजिस्टिव पाथ, और जब नॉन रजिस्टिव पाथ का क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंस 0, इसीलिए नॉन रजिस्टिव पाथ बोलते हैं। तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग देखेंगे क्या, वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल। तब तक के लिए आप लोग इसको देखें 1-2 मिनट और।